हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जो मेरी तरफ से थोड़ी सी कोशिश हो सकती है आप लोगों की पढ़ाई के लिए, आप लोग के मेंस के एग्जाम के लिए, वो मैं पूरी कर रहा हूँ अपनी तरफ से, अपनी ड्यूटी है ना। तो आज हम लोग करने वाले हैं कि मेंस का जो सेशन है, मेंस पजल और मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। डे नंबर 16 है हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे फॉर द एसबीआई क्लर्क एंड पीयू एग्जामिनेशन, राइट। तो शुरू करेंगे सेशन को बिना ज्यादा देरी के, बिना ज्यादा बातें हुए। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर द पीडीएफ एंड एवरीथिंग। इधर आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहती है। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि सेशन को प्लीज एक बार आप सभी लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना सेशन को। अगर आपके कोई कनेक्शन हैं टेलीग्राम वगैरह ग्रुप में कहीं पे भी हो तो शेयर कर देना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको बहुत यूजफुल और वो मतलब बहुत बेनिफिशियल रहेगा कंटेंट आपके एग्जाम के लिए जो यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। मतलब एक जो होता है ना पेड कंटेंट जो रहता है ना, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल रहा है। आप अगर पेड क्लासेस में जाओगे तो आपको इस कंटेंट को और उस पेड कंटेंट को मैच कर लेना। कहीं भी डिफरेंस मिल जाए तो मुझे बताना। तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिल रहा है। तो बस आपसे थोड़ा सा ये एक्सपेक्टेशंस कि आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। चलो शुरू करते हैं सेशन को। लेकिन शुरू करने से पहले देखिए आज हम लोग करने क्या वाले हैं। हम लोग करेंगे 3 पैरेलल रो अरेंजमेंट। हम करेंगे मंथ एंड डेट पजल विद वैकेंट। रो रिजल्टेंट करेंगे। और आज हमने 3 की जगह 4 रखा है, 2 मिसलेनियस रखे हैं और 2 पजल सिटिंग अरेंजमेंट रखे हैं। और डेटा सफिशिएंसी भी सीखेंगे। तो आज हम लोग ने क्वांटिटी बढ़ा दी है कंटेंट की, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपको पहली पजल दे रखी है, सिटिंग अरेंजमेंट दे रखा है, आई शुड से 18% फ्रॉम आई टू जेड। 18% की दे रखी है। 18%, फोकस ऑन दिस वर्ड 18%। मतलब कहीं ना कहीं बच्चों को देखते ही डर लग जाता है, एग्जाम में मिलेगा कि 18%, और ये भाई टाइम कंज्यूम हो जाएगा, छोड़ें या करें इसको। लेकिन कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। 18% फ्रॉम आई टू जेड आर सिटिंग इन 3 पैरेलल रो। 3 पैरेलल रो में बैठे हैं, डेट इज रो 1, रो 2 एंड रो 3। इस तरीके से कि रो 2 नॉर्थ में, रो 3 के, मतलब रो नंबर 2 ऊपर आएगी रो नंबर 3 के नॉर्थ में। एंड रो 1 नॉर्थ ऑफ रो 2, और रो नंबर 1 रो 2 के नॉर्थ में, मतलब 1 2 3, पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो, इस तरीके से बनेगा। 6% सिटिंग इन ईच रो, हर एक रो में 6% बैठे हैं, 6-6% हर एक रो में बैठे हुए हैं। सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, और सभी लोग नॉर्थ करें। द पर्सन इन ईच रो एग्जैक्टली सिट एग्जैक्टली इन फ्रंट एंड एग्जैक्टली बिहाइंड ईच अदर। ठीक है, वही पैरेलल रो वाली बात है, बस इसमें क्या है, 3 रो है और सब एक दूसरे के आगे बैठे हैं, सामने बैठे हैं। ये कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। जैसे आपको ठीक लगे वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं इस अरेंजमेंट की और देखते हैं इसमें क्या अरेंजमेंट बनना चाहिए। 6 लोग हम इस रो में बिठा दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 लोग एक और रो में बिठा दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। और 6 लोग इधर बिठा दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। रो नंबर 1, रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3, ठीक है। सिमिलरली एक केस और बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। दो केस है, केस 1 और केस नंबर 2। जरूरत पड़ी तो 2 3 4 5 जितने केस बनाने पड़ेंगे बना लेंगे, लेकिन जरूरत पड़ेगी नहीं। वाई 3 लेफ्ट में आई के, आई किसी कोने पे नहीं बैठा है, आई हु डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एंड। अब देखो वाई 3 लेफ्ट में आई के, तो आई तो कहीं भी आ सकता है, और आई किसी कोने पे भी नहीं आया, तो इसको ना भी होल्ड रखो, इस लाइन को लिख लो। वाई 3 लेफ्ट में आएगा आई के, और आई क्या है, आई हु डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एंड, आई किसी कोने पे नहीं बैठा है। के इमीडिएट नॉर्थ में है वाई के। इमीडिएट नॉर्थ का मतलब क्या हो गया कि के जो है जस्ट ऊपर वाली रो में आएगा वाई के। अगर वाई के जस्ट ऊपर वाली रो में आएगा तो वाई से ये वाली बात तो क्लियर होगी, वाई फर्स्ट रो में नहीं आएगा, वाई सेकंड थर्ड में कहीं ना कहीं पे आएगा, है ना। इस वाले पॉइंट से ये चीज तो क्लियर हो गई। फिर बोल रहा है डब्ल्यू इमीडिएट लेफ्ट में है के। अगर डब्ल्यू इमीडिएट लेफ्ट में है के तो इसका मतलब क्या है कि डब्ल्यू के नीचे भी एक कोई आएगा। तो एक बात अपन को समझ में आ रही है कि देखो y जो है सेकंड या थर्ड में से आएगा, और सेकंड थर्ड में से भी जो होगा i अपना क्या है, कोने पे आएगा नहीं, तो i अपना यहां आ सकता है एक किस, और एक दो छोड़ के y के सामने k, और k की मिड लेफ्ट में w। और एक केस हो सकता है कि i को मैं यहां रख लूं, i के दो छोड़ के y के जस्ट ऊपर k, और k की मिड लेफ्ट में w। अरेंजमेंट हो गया, बात समझ में आ गई, ठीक है। इस चीज को मैं यहां से हटा दूं तो कोई समस्या तो नहीं है किसी को भी। चलो आगे देखते हैं। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ W इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग राइट ऑफ T। W के लेफ्ट में जितने उतने T के राइट में। W के लेफ्ट में मान लो अगर n नंबर ऑफ पर्सन है, तो T के राइट में भी कितने आएंगे, n नंबर ऑफ पर्सन आएंगे, ठीक है, ऐसा बोला गया है।
और ये भी बोला है हु, ये हु इज यूज्ड फॉर दिस टी, टी हु नीदर सिट इन द सेम रो विद आई नॉर विद के। टी ना तो आई की रो में है ना के, मतलब टी आई और के से डिफरेंट रो में आएगा, तो ना तो टी इधर आएगा ना टी इधर आएगा, टी रो नंबर 3 में आएगा, केस नंबर 1 में। तो आप ये देखिए डब्ल्यू के लेफ्ट में जीरो है तो टी के राइट में जीरो आएंगे, और टी आएगा रो नंबर 3 में कंफर्म, क्योंकि उसने बोला है टी आई और के की सेम रो में नहीं आता है। यहाँ पे आप देखिए डब्ल्यू के लेफ्ट में जीरो है तो टी के राइट में जीरो आएगा, और आई और के सेम रो में है नहीं, तो टी अपना यहाँ आ जाएगा ना कंफर्म। ठीक है भाई, चलो ये पॉइंट भी क्या हो गया कंफर्म। अब जो पॉइंट की जरूरत है नहीं मैं उसको क्यों ही लिखे रहने दूं, ये तो फिक्स हो गया ना, इस पॉइंट को हटा लो। आगे देखो क्या बोल रहा है, 2% सिटविन टी एंड एस, टी एस में दो लोग हैं, टी एक है तो एक दो छोड़ के एस, और एक दो छोड़ के एस। अभी तक तो बहुत इजी चल रहा है, सब कुछ मजा आ रही है। एम सिट टू द साउथ ऑफ डब्ल्यू, एम डब्ल्यू के साउथ में। अब देखो साउथ का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट साउथ भी हो सकता है और छोड़ के भी हो सकता है, जैसे मतलब आएगा उसी लाइन में, आएगा उसी लाइन में, लेकिन अगर उसने बोलता इमीडिएट साउथ, अगर इमीडिएट साउथ बोलते तो इस केस में एम यहीं पे आता, लेकिन उसने साउथ बोला है, तो अगर एम को यहां भी रखूंगा तो अभी वो साउथ में आएगा। तो इस केस में तो एम यहीं पे आ सकता है, क्योंकि साउथ ऐसे ही बनेगा और कोई जगह नहीं है। इस केस में एम अपना यहां भी आ सकता है और एम अपना यहां भी आ सकता है, एम साउथ ऐसे बनेगा, यहां भी साउथ बन रहा है, यहां भी साउथ बन रहा है। कहने का मतलब है आना उसके जस्ट नीचे ही है, लेकिन यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, और अगर जस्ट साउथ बोलता तो एम यहीं पे आता। बात समझ में आ रही है इस लाइन का क्या मतलब है। अब क्यू तीन लेफ्ट में है पी के, वेयर नन ऑफ देम सिट एट एनी ऑफ द एंड, क्यू तीन लेफ्ट में बनेगा पी के। अब क्यू तीन लेफ्ट में पी के, अभी देखो कैसे भी बन सकता है, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। क्यू तीन लेफ्ट में आएगा पी के, नन ऑफ देम सिट एट द एंड ऑफ द रो, और दोनों में से कोई भी कोने पे नहीं बैठेगा, दोनों में से कोई भी कोने पे नहीं आएगा। इस केस में क्या, एम अभी कंफर्म नहीं है, होल्ड पे रखते हैं, अभी इस चीज को करेंगे। एम साउथ में होगा डब्ल्यू के, ठीक है। क्यू, अच्छा देखो फिर क्यू के लिए ये बोला है कि क्यू नहीं, क्यू तीन लेफ्ट में पी के, दोनों में से कोई नहीं, क्यू साउथ ईस्ट ऑफ द वन। अब साउथ ईस्ट का मतलब क्या होता है, साउथ ईस्ट होता है ऐसा, तो क्यू साउथ ईस्ट में आपको अगर डायरेक्शंस पता होंगी तो ये नॉर्थ होता है। देखो अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो पता ही होना चाहिए, अगर ये भी नहीं पता है तो मैं तो फिर क्या ही करूं। साउथ ईस्ट ये होता है, ये साउथ ईस्ट होता है, तो क्यू मतलब जो आएगा इस साइड में आएगा कम से कम, मतलब ऊपर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि साउथ ईस्ट का मतलब क्या होगा, क्यू के ऊपर कोई होगा, तो रो नंबर वन तो क्यू कैंसिल ही होगा। तो क्यू या तो एक दो तीन इधर आएगा, या फिर क्यू एक दो तीन यहाँ आएगा, है ना, कोने पे आ नहीं सकता, क्योंकि फिर साउथ ईस्ट किसी का बनेगा नहीं। तो यही चीज आपको थोड़ी सी आगे बढ़ाएगी और समझना है। क्यू साउथ ईस्ट में है, उसके जो दो लेफ्ट में ओके, मतलब क्यू किसी एक पर्सन के साउथ ईस्ट में जो दो लेफ्ट में ओके, मान लो ओ के दो लेफ्ट में ये पर्सन है, ओ के दो लेफ्ट में ये पर्सन है। अब इसके साउथ ईस्ट, इमीडिएट साउथ ईस्ट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, इमीडिएट भी हो सकता है नहीं भी हो सकता, इसके साउथ ईस्ट में इमीडिएट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो आप एक चीज समझना कि क्यू वो वन में तो नहीं आना है ना, क्यू कोने पे नहीं आना। अब क्यू को अगर मैंने यहां रखा तो एक दो, पी कंफर्म यही आएगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्यू और पी मना किया कोने पे, क्यू यहां रख नहीं सकता, पी नहीं आ पाएगा। क्यू यहां रख नहीं सकता, क्यू अपना कंफर्म फिर यहीं पे आएगा, और एक दो पी अपना कंफर्म यहीं पे आएगा। बात समझ गए। और क्यू साउथ ईस्ट में जो दो लेफ्ट में ओके, अब देखो क्यू जो साउथ ईस्ट में आ रहा है इस पर्सन क्या आ रहा है, यहाँ पे एम कंफर्म नहीं है, हो भी सकता नहीं भी, क्यू इसके साउथ ईस्ट में बनेगा, और ये पर्सन दो लेफ्ट में होगा ओके, तो ओ आएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। अब यहां देखना, अभी एम कंफर्म नहीं है इसमें, ठीक है, यहां देखो जरा, क्यू अपना रो नंबर टू के, सॉरी केस टू के रो वन में तो आ नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि क्यू साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट मतलब क्यू कहीं ना कहीं किसी के नीचे आएगा। तो क्यू यहां रख के देखूं, अगर क्यू को यहां रखा तो एक दो छोड़ के पी आएगा, लेकिन क्यू और पी तो कोने पे नहीं आ सकते, तो क्यू इस केस में कंफर्म यहीं पे आएगा, और एक दो पी यहां आएगा, लेकिन पी यहां आएगा तो पी कोने पे आ जाएगा, तो ये तो केस ही गलत हो गया, ये तो केस ही गलत हो गया कि क्यू और पी फिक्स ही नहीं हो पाएगा, क्यू और पी कैन नॉट बी फिक्स्ड, राइट। सही कर रहा हूँ ना, क्यू एक दो, हाँ ठीक सही तो कर रहे हैं। चलो अब इसी को देखते हैं फिर, क्यू और पी अपने फिक्स हो गए, क्यू तीन लेफ्ट में हो गया पी के, एक दो पी, और क्यू साउथ ईस्ट में जो दो लेफ्ट में ओके, ठीक है। आगे देखते हैं जरा, ओ एंड के आर नॉट इमीडिएट नेबर, ओ और के नेबर है नहीं, तो ये तो वैसे भी नहीं बन रहे, पता नहीं क्या सेंस है इनका, हटाओ इसको। जे सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ वी, जे दो लेफ्ट में आएगा वी के, अच्छा जे दो लेफ्ट में वी के, या तो ऐसे बन सकता है जे और वी, या फिर जे वी, अभी ठीक है होल्ड पे रखते हैं, जे दो लेफ्ट में आएगा वी के, वेयर ईदर ऑफ देम सिट एट द एंड ऑफ द रो, इन दोनों में से कोई भी एंड पे आएगा, एंड, एनी वन, एनी वन लिख दिया है, दोनों नहीं, ईदर ऑफ देम, कोई एक इनमें से कोने पे आएगा। तो जे और वी ऐसे बन सकता है, कोने पे वी आ जाएगा, यहाँ पे जे और वी ऐसे बनेगा नहीं, जे और वी ऐसे बनेगा नहीं, तो दोनों में से कोई कोने नहीं आएगा, तो जे और वी,
है ना, ऐसे बन सकता है। दो केसेस हैं अभी इसमें। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन के एंड जे, के और जे के बीच में जो लोग बैठे हैं, के और जे के बीच में मान लो एन नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं, के और जे के बीच में एन बैठे हैं, इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एस एंड यू। तो एस और यू में भी कितने आएंगे, एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। तो के और जे के बीच में अगर पर्सन बैठे तो इससे ये पता चल रहा है के और जे सेम रो में आने हैं। तो के अगर ये गया तो जे ऊपर ही आएगा, मानते हो इस बात को। और अगर जे ऊपर आएगा तो जे को आप यहां रख नहीं सकते, जे और वी में से कोई कोने नहीं आया, तो जे अपना कंफर्म यहां बनेगा। और जे दो लेफ्ट में वी के, तो वी कोने पे आ गया। के और जे में अगर एक हो गया तो एस और यू में एक होगा। एस अगर ये गया तो यू अपना कंफर्म यहां आएगा, एस और यू में एक बनाने के लिए। तो यहां से आप एम को हटा दो, यहां रख लो यू को, एस और यू में एक हो गया, एम अपना कंफर्म हो गया। ठीक है, ठीक है। आगे और क्या है, एन नॉर्थ ईस्ट में आर के, एन नॉर्थ ईस्ट में है आर के। अब इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब एन अगर नॉर्थ ईस्ट में है आर के, आर को यहां रखा तो एन अपना या तो यहां आएगा या यहां आएगा, और आर को यहां रखा तो एन अपना कंफर्म यहां आएगा। ठीक है, अभी ये पॉइंट हमें फिक्स करना है। x डज नॉट सिट ऑन द सेम रो एज m, x m के वाली रो में नहीं है। तो x अगर m की रो में नहीं है तो x या तो इधर आएगा 1 में या 3 में आएगा। z सिट नॉर्थ वेस्ट ऑफ x, और z जो है नॉर्थ वेस्ट में है x के। अब वो x m की रो में नहीं है ना, और x के ऊपर z जाएगा तो x यहां भी नहीं आएगा, तो x अपना कंफर्म यहां आएगा। और x के नॉर्थ वेस्ट में कौन जाएगा, z, z नॉर्थ वेस्ट में ना, तो x का ये तो नॉर्थ बनेगा, तो नॉर्थ वेस्ट अपना केवल ये खाली है, तो z आ जाएगा यहाँ पे। और आपको आर के नॉर्थ ईस्ट में एन लेके जाना है, आर यहां रखो तो इसका नॉर्थ ईस्ट कुछ बनेगा नहीं, तो आर यहीं आएगा। और आर का नॉर्थ ईस्ट एन केवल यहीं पे आ सकता है। और एक कौन बच रहा है, आई टू जेड है ना, तो आई हो गया क्या, आई नहीं हुआ शायद, नहीं आई होगी ना, आई जे के एल हो गया, एल नहीं हुआ, एल नहीं हुआ शायद, एम हो गया, एम भी नहीं हुआ है, नहीं एम हो गया, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो एल रह गया था शायद, है ना, एल रह गया, एल को रख लो यहाँ पे, एल आ जाएगा यहाँ पे, और ये बन गया केस नंबर 1 अपना सही। ज्यादा टफ पजल थी नहीं, हार्डली आपकी 8 मिनट के विदिन बन जाएगी, 8 मिनट के विदिन बन जाएगी पजल, इतनी कोई टफ थी नहीं, है ना। और इससे ज्यादा ऊपर लेवल कोई आता भी नहीं है एग्जाम में। एसबीआई क्लर्क की बात कर रहे हैं हम, कोई एसबीआई पीओ की बात नहीं कर रहे हैं। एसबीआई पीओ मेंस या आईबीपीएस पीओ मेंस की बात नहीं कर रहे हैं, एसबीआई क्लर्क मेंस में हार्डली इतना लेवल आएगा, इससे हल्का सा और ऊपर आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो हम हर एक टाइप के लेवल की प्रैक्टिस लेते हुए चल रहे हैं, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या बनेगा। इन दो क्वेश्चन के आप लोग कमेंट करके आंसर बताना क्या बनना चाहिए, ठीक है। अगली आपको दे रखी है मंथ वाली पजल है, 8 पर्सन बोर्न इन 5 डिफरेंट मंथ। 5 महीने हैं, 2 तारीख है, तो 10 कॉलम बनेंगे, 2 वैकेंट रहेंगे कहीं ना कहीं, और 8 पर्सन फिक्स करने होंगे, है ना। तो चलो देखते हैं क्या बनेगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई कंजिक्यूटिव मंथ है, 7 और 9 तारीख, ठीक है। 7 और 9 के, 7 और 9, 7 और 9, 7 और 9, 7 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 और 9। और मंथ का क्या हिसाब है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। अपने पता है जनवरी 31 की है, फरवरी 28 की होगी अगर लीप ईयर नहीं बोला है तो, नहीं बोला है। मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, और मई अपना 31 का होता है। हम्म, 1 मिनट, ये लाइन सीधी बना के रहेंगे हम, बन गई। अब इसमें हम लोग को क्या करना है ना, कुछ पर्सन हम लोग को फिक्स करना है, अरेंज करना है, देखते हैं किस तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। दिस कलर
ओनली वन पर्सन वॉज बोर्न बिटवीन जेड एंड एक्स, जेड और एक्स में एक पैदा हुआ एंड बोथ वर बोर्न बिफोर अप्रैल ऑन डिफरेंट डेट्स। अब देखो जेड और एक्स के बीच में केवल एक ही व्यक्ति पैदा हुआ, दोनों की दोनों अप्रैल से पहला पैदा हुए, बोथ वर बोर्न बिफोर अप्रैल ऑन डिफरेंट डेट्स, वेयर जेड इज एल्डर देन एक्स। मतलब जेड पहले पैदा हुआ एक्स के, और इनके बीच में एक पर्सन पैदा हुआ है, केवल एक पर्सन हुआ है। और उसने ये भी बोला है कि डिफरेंट डेट पे हुए, दोनों दोनों क्या हुए, डिफरेंट डेट्स पे पैदा हुए, डिफरेंट डेट्स पे पैदा हुए दोनों, ठीक है। एस वॉज बोर्न 7th ऑफ द मंथ विच इज 31 डेज, एस 7 तारीख को हुआ 31 दिन वाले के। तो या तो एस 7 तारीख को यहाँ आ सकता है, या यहाँ आ सकता है, या यहाँ आ सकता है, ठीक है। होल्ड पे रखते हैं, एस जो आएगा 7th आएगा ऑफ 31, 7/31 लिख दिया, 7 तारीख 31 दिन है ना, 31 दिन वाला याद रहेगा। वी और वाई एल्डर हैं एस से। अब देखो वी और वाई दोनों ही एस से एल्डर है, मतलब दोनों पहले पैदा हुए होंगे, तो इसका मतलब एस जनवरी के इधर तो आ नहीं सकता, और एस अगर यहाँ रखूंगा तो वी और वाई आ सकते हैं, ठीक है। नहीं, यहाँ तो आएगा नहीं ना एस, सॉरी, एस यहाँ आ सकता है, ठीक है, अभी देखेंगे, अभी होल्ड करेंगे। एस मतलब या तो यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है, एस के लिए दो पॉसिबिलिटी है, मार्च के साथ या मई के साथ, है ना, ठीक है। वी एंड वाई आर एल्डर देन एस, नो वन वॉज बोर्न अलॉन्ग विद द मंथ इन विच वी वॉज बोर्न, और वी अकेला पैदा हुआ है, वी अलोन, क्या हुआ, अकेला पैदा हुआ, उसके महीने में कोई और नहीं आएगा, मतलब वी जिसमें भी आएगा उसमें वी अकेला रहेगा और कोई नहीं आएगा, ये कहना चाह रहा है। नो वन वॉज बोर्न अलॉन्ग विद द मंथ इन विच वी वॉज बोर्न। यू वॉज बोर्न आफ्टर एक्स, यू जो है एक्स के बाद पैदा हुआ है, यू वॉज बोर्न आफ्टर एक्स बट बोर्न बिफोर वी, लेकिन यू किसके पहले पैदा हुआ, वी के पहले। एक लाइन ये भी दे रखी है, ओके। टी एंड डब्ल्यू वर बोर्न ऑन द सेम डेट्स, टी और डब्ल्यू सेम डेट पे हुए, टी एंड डब्ल्यू सेम डेट, वे टी इज यंगर देन डब्ल्यू, और टी यंगर है डब्ल्यू से, तो इसका मतलब डब्ल्यू बड़ा हो गया टी से, डब्ल्यू बड़ा हो गया टी से, ऐसा इसने बोला है। वाई इमीडिएटली आफ्टर द मंथ, अच्छा इमीडिएटली आफ्टर द मंथ कह रहा है, ध्यान रखना मंथ कह रहा है, पर्सन नहीं कहा है। वाई इमीडिएटली आफ्टर द मंथ इन विच एक्स वाज बोर्न, वाई इमीडिएट आफ्टर द मंथ बोला है उसने, ठीक है, वाई इमीडिएट आफ्टर द मंथ इन विच एक्स वाज बोर्न। नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिटवीन वाई एंड टी सेम एज वी एंड डब्ल्यू, वाई और टी में जितने लोग आएंगे, वाई और टी मान लो एन नंबर ऑफ पर्सन आ रहे हैं, पर्सन की बात कर रहा है, मंथ नहीं कह रहा है वो। नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिटवीन एन, एन मतलब एन पर्सन है ना, इस सेम एज बिटवीन वी एंड डब्ल्यू, और वी और डब्ल्यू में भी एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। वी वॉज नॉट ऑन प्राइम नंबर डेट, वी प्राइम डेट मतलब वी 7 को नहीं हुआ, तो वी अपना 9 तारीख को ही होगा, ये कंफर्म है। ये कुछ इतनी कंडीशन है जिसमें मेरे को फिक्स करना है, जो मैं नहीं कर पाऊंगा अभी, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं करके रहूंगा। किससे स्टार्ट करें, एस कंफर्म मिल रहा था ना, एस 7 को आएगा 31 के महीने की, तो एस या तो यहाँ आ सकता है, या फिर एस अपना यहाँ आ सकता है, ठीक है। एस के पहले वी आएगा, वी के पहले यू आएगा, यू के पहले एक्स आएगा, और एक्स के पहले जेड आएगा। आप एक चीज समझ रहे हो, जेड, जेड मतलब एक्स के पहले एक पर्सन, फिर जेड, और एक्स के बाद दो पर्सन यू और वी, और इनके बीच में एक पर्सन आएगा, डिफरेंट डेट पे आएंगे ये, कहाँ रखूं। अगर एक्स को मैंने यहाँ देखो 7 फरवरी में रखा, 7 फरवरी में रखा, और एक पर्सन ये मान भी लिया, तो जेड अपना कंफर्म इधर ही आएगा, लेकिन दोनों सेम डेट पे हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो एक्स को क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ, एक्स को अगर यहाँ रखा, दोनों में से कोई एक खाली रखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अगर आपने ये एक पर्सन मान लिया, ये पर्सन मान लिया, तो जेड यहाँ पे आ जाएगा, जेड यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन दोनों क्या होंगे, सेम डेट पे हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो आपको एक पर्सन मान लो और एक वैकेंट मान लो, तो जेड अपना यहाँ आ सकता है, जेड अपना यहाँ पे आ सकता है, ऐसी हो सकती है ना चीजें, ठीक है। दोनों में से कोई एक वैकेंट आएगा, क्योंकि दोनों को डिफरेंट डेट पे करना था। अच्छा, केस वन में ही और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे अभी मैं इस एस को हटाऊं, केस नंबर वन में ही अभी और भी चीजें बन सकती हैं, ये केस नंबर वन है। जैसे केस नंबर वन में अगर एक्स को मैं यहाँ ना रखता, अगर मैं एक्स को यहाँ रख लेता, और और यार ये कैसे होगा, गलत तो नहीं कर रहा मैं, कुछ लाइन मिस करिएगा, बोथ वर वन, अच्छा ये भी तो बोला है, सॉरी, ओनली वन पर्सन वाज बोर्न बिटवीन जेड एंड एक्स, जेड और एक्स में केवल एक ही पैदा हुआ, एंड बोथ वर बोर्न बिफोर अप्रैल, अच्छा दोनों ही अप्रैल से पहले पैदा हुए,
हाँ, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा नहीं बनी ना, दोनों ही अप्रैल से पहले पैदा हुए, डिफरेंट डेट। तो एक्स को अगर आपने यहाँ रखा, एक्स को यहाँ रखा, अब इनके बीच में एक व्यक्ति पैदा हुआ, एक व्यक्ति पैदा हुआ, ठीक है, हो जाने दो। तो एक्स अगर 7 को आ रहा है, तो जेड यहाँ तो आ नहीं पाएगा, और जेड यहाँ नहीं आएगा, तो जेड कंफर्म यहाँ पे आएगा। और इन दोनों में से कोई एक वैकेंट होगा, दोनों में से कोई एक वैकेंट होगा। ठीक है, अभी ना मैं इस एस को हटा रहा हूँ, पहले एक्स और जेड को फिक्स कर रहा हूँ, एस को बाद में देखेंगे, इसको एस को बाद में ही देखेंगे। तो एक केस तो ये हो गया, और एक केस ये हो गया सेकंड केस। ठीक है, दोनों अप्रैल से पहले पैदा हुए, एंड बोथ वर बोर्न बिफोर अप्रैल ऑन डिफरेंट डेट। ठीक है, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अप्रैल से पहले मतलब एक ये 9 में भी आ सकता है, यहां आ गया। तो एक पर्सन का मतलब ये हो गया कि भाई यहां तो जेड आएगा नहीं, जेड यहां नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये 9 तारीख हो जाएगी, और यहां आ नहीं सकता क्योंकि वो एक पर्सन आ नहीं पाएगा। तो इन दो में से नहीं आएगा, जेड यहां आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता था कि जेड में वहां रख दूं, लेकिन आप सपोज करना, अगर आपने देखो एक्स यहां रखा और जेड यहां रख दिया, तो इनके बीच में एक दो तीन चार, चार आ रहे हैं, चार में से आप मैक्सिमम कितना वैकेंट कर सकते हो, दो ही तो वैकेंट कर सकते हो। और दो वैकेंट करोगे तो 2% हो जाएंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप एक्स और जेड को ऐसे नहीं रख सकते, आप एक्स और जेड को ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही रख सकते हो, बस ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही रख सकते हो। और इन दोनों में से कोई एक वैकेंट आएगा, दोनों में से कोई एक वैकेंट आएगा, ये 7 को आ रहा है, ये 9 को, ये 7 को, ये 9 को, और ये 7 को और ये 9 को। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात, बात समझ में आ गई। और दोनों ही अप्रैल से पहले पैदा हो रहे हैं, ये बात हमने फिक्स कर ली। इधर एक वैकेंट है, इधर एक वैकेंट है, इधर एक वैकेंट है। ठीक है, अब इनमें से एक पर्सन आ जाएगा, कोई भी एक पर्सन हो सकता है। एस 7 तारीख को आएगा, 31 के महीने में। ठीक है, 7 तो यहाँ आ सकता है, देखेंगे, अभी अभी देखेंगे इसको। एस के पहले वी और वाई आना है, एस के पहले वी और वाई आना है, एक्स के बाद यू और वी आना है। यार, जेड और एक्स ये हो गया, एस के पहले वी और वाई, वी अलोन आएगा। तो एस के पहले वी और वाई, एस 7 तारीख को आएगा 31। अगर एस को मैंने यहाँ रखा, सपोज दैट केस नंबर 1 में, अगर मैंने एस को यहाँ रख लिया, सपोज दैट एस को यहाँ रख लिया, है ना, एस को यहाँ रखा, तो एस के पहले दो लोग आने हैं, वी और वाई। तो वी और वाई आएंगे आएंगे, तो वी तो किसी एक, जैसे अगर वी को मैंने यहाँ रख लिया, तो फेब्रवरी में एक्स के साथ आएगा, और जबकि वी तो अलोन आना है, तो मतलब एस यहाँ तो नहीं आ सकता, है ना, एस अपना यहाँ तो नहीं आ सकता। अच्छा, अब एस अगर यहाँ नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ये होगा कि एस कंफर्म यहीं पे आएगा, केवल यहीं आ सकता है। एस के पहले वी वाई यानी एस यहीं आएगा, और एस किस में आना था, 7 तारीख 31, तो 7 तारीख 31 महीना, ये हो गया। अब इस केस में देखना जरा, 31 मार्च के बाद जो 7 तारीख 31 का महीना आ रहा है, वो एस यही आ रहा है, और इसमें भी यही बात यहां बन रही है, केवल एस के लिए तो ये चीज कंफर्म है, तीनों में यही आएगा भाई साहब, और कहीं नहीं आएगा। ठीक है, और आप ये देखो कि एस के पहले वी आएगा, और वी जो आएगा एक्स के बाद आएगा। तो एस, देखो ये चीज कनेक्ट करना, देखो वी, एस के पहले वी, और वी जो आ रहा है एक्स के बाद आ रहा है, एक्स के बाद यू और वी भी आएंगे, और एस के पहले वी आएगा। तो एस के पहले वी, और वी एक्स के बाद आएगा, यहां पे ये बोला गया है। तो इस केस में एस के पहले वी अगर अप्रैल में किसी एक जगह भी रखता हूं, मान लो यहां रख दिया, तो वी के साथ और कोई नहीं आ सकता अप्रैल में। लेकिन उसने कहा एक्स के बाद यू आएगा, यू के बाद वी, तो एक्स के बाद वी तो आ रहा है, लेकिन वी, अब एक्स के बाद यू आना है और यू के बाद वी आना है, एक्स के बाद यू और यू के बाद वी। तो आप इसको कैसे कंफर्म कर पाओगे, ये तो फिक्स ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्स के बाद यू और यू के बाद वी ऐसे ही बन पाएगा, और एस के पहले वी आना, एस के पहले वी, और एक्स के बाद यू वी। तो यहां तो वी किसी एक के साथ आ गया, और उसको वी अलोन लाना था, तो ये केस क्या हो गया, गलत हो गया, केस नंबर 3 इज गलत। ठीक है, अब ये देखो, एस के पहले वी और यू, नहीं सॉरी, एस के पहले वी और एक्स के बाद यू वी, तो एक्स के बाद यू और वी लाना है। अब देखो वी अपना यहां तो नहीं आ सकता, वी केवल मैं अप्रैल में रख सकता हूँ, या तो वी यहां आएगा या यहां आएगा, दोनों में से कहीं आ सकता है वी, क्योंकि वी अपना आएगा अकेला, तो दोनों में से कहीं आ सकता है। और यू कंफर्म यहां आएगा, तो एक्स के बाद यू और यू के बाद वी, इन दोनों में से कहीं पे। और एस के पहले वी और वाई आने, एस के पहले वी आ गया, वी के पहले वाई आना है, वाई देख लेंगे कहां पे आएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको मैं किस तरीके से अरेंज कर रहा हूं, है ना। यहां देखना जरा, एक्स के बाद यू और वी आने हैं, और वी अप्रैल में आ सकता है। अब देखो एक्स के बाद यू और वी आना, तो यू तो कंफर्म इधर ही आएगा मार्च में, है ना। अगर अप्रैल में रखा तो यू और वी साथ हो जाएंगे, तो वी अपना इधर ही आना है, इन दोनों में से कहीं पे, और यू इन दोनों में से कहीं आ सकता है, यू इन दोनों में से कहीं आ सकता है। और एक्स के जस्ट बाद वाले महीने में वाई आएगा। देखो एक्स से रिलेटेड एक पॉइंट दे रखा था यहाँ पे, ये बोला था ना उसने कि वाई वॉज बोर्न इमीडिएटली आफ्टर द मंथ इन विच एक्स वॉज बोर्न, वाई इमीडिएट आफ्टर द मंथ इन विच एक्स वॉज बोर्न।
तो इमीडिएट आफ्टर द मंथ का मतलब ये हो गया कि केस नंबर 2 में अगर आप देखोगे तो एक्स का इमीडिएट आफ्टर मंथ मतलब जैसे एक्स आ रहा है 7 मार्च, है ना, मार्च में आ रहा है, तो मार्च का अगला महीना जस्ट कौन सा होगा, अप्रैल। तो वी के साथ आएगा वाई, और वी के साथ अगर वाई आएगा तो ये तो गलत हो जाएगी चीजें, तो ये केस भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि वी अकेला आना था। फेब्रवरी, फेब्रवरी के बाद क्या आएगा, वाई, तो वाई फेब्रवरी की जस्ट बाद वाला मार्च आ रहा है, तो वाई और यू इन दोनों में से कहीं रहेंगे, और वाई और यू इन दोनों में से कहीं रहेंगे, और वी अपना अकेला यहाँ रहेगा। तो ये दो केस गलत हो चुके हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। एस के पहले वी और वाई आने थे, एस के पहले वी भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है। एक्स के बाद यू और वी आने थे, एक्स के बाद यू भी आ रहा है, वी भी आ रहा है। ये पॉइंट देखो हमने कितनी इजीली कनेक्ट कर लिया, वी अकेले आएगा, वी अकेले आएगा भी। टी और डब्ल्यू सेम डेट पे हुए, लेकिन डब्ल्यू बड़ा है टी से, है ना। अब डब्ल्यू और टी, अब देखो एक चीज और देखना, हमें दो खाली चाहिए थे, इनमें से कोई एक खाली आएगा, एक दो, क्योंकि इनमें एक पर्सन होता जेड और एक्स में एक पर्सन होता तो एक खाली आएगा, और एक खाली आएगा तो एक खाली ये बनेगा, फिर एक खाली ये बनेगा, क्योंकि दो खाली चाहिए तो एक, नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, वी अकेला आएगा ना महीने में, तो हो सकता है उसमें खाली मिल जाएगा, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, हाँ तो वी का सात वाला खाली रहेगा, यहाँ पे कोई एक पर्सन आएगा, सॉरी दैट वाज माय मिस्टेक। डब्ल्यू टी से पहले पैदा हुआ, दोनों सेम डेट पे हुए, अब सेम डेट कौन सी खाली दिख रही है आपको, सात, सात तो कोई और खाली है ही नहीं, तो नौ दिख रही है, और डब्ल्यू टी से पहले हुआ, डब्ल्यू यहाँ आएगा और टी यहाँ आएगा, तो एक वैकेंट ये हो गया, और एक वी में से कोई सा आ जाएगा वैकेंट, ठीक है। और उसने क्या कहा कि वी 9 तारीख को आएगा, अच्छा वी 9 तारीख को आएगा, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई, वी कहाँ पे आएगा, ठीक है चलो हटाओ, इसको हटाओ, वी 7 से हटा दो, वी को रख लो 9 तारीख को, ये यहाँ पे बन गया इस तरीके से। अब वाई टी में कितने आ रहे हैं, वाई और टी में जितने लोग आ रहे हैं उतने वी डब्ल्यू में आ रहे हैं, तो वाई और टी, अब वी और डब्ल्यू कंफर्म हो सकता है, वी और डब्ल्यू में कितने लोग आ रहे हैं, एक दो तीन, वी आ गया और डब्ल्यू गया, तो तीन लोग आ रहे हैं, तो वाई और टी में तीन आएंगे, तो एक दो तीन, तो वाई आएगा 7 मार्च में, वाई आएगा 7 मार्च में, यहाँ से यू हटेगा और यहाँ से वाई हटेगा, तो ये बन गया अरेंजमेंट इस तरीके से सही, ये अरेंजमेंट बन गया आपका इस तरीके से सही, जिसमें जेड डब्ल्यू ब्लैंक एक्स वाई यू ब्लैंक वी एच टी इज द राइट अरेंजमेंट, एक्स के जस्ट बाद वाले महीने वाई आ गया, सारी चीजें अपनी देखो स्मूथली बन गई है। और मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप लोग मेरे सॉल्यूशन देखने से पहले ना खुद इस चीज को बनाओ, ये मुझे पहले कहना चाहिए था लेकिन बनाने के बाद कह रहा हूँ, तो इट वॉज माई मिस्टेक अगेन। तो ये होमवर्क में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। दो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल हमने देख लिए, अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग डील करेंगे किसमें, अब हम लोग डील करेंगे ये रिजल्टेंट रो वाली सीरीज में, रिजल्टेंट रो वाली सीरीज में हम लोग डील करेंगे और देखेंगे इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें दे रखी हैं, कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, पढ़ लो। ऑड नंबर के बाद अगर अनदर ऑड आ रहा है, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, ऑड नंबर के बाद अगर अनदर ऑड आ रहा है तो दोनों ही नंबर ऐड हो जाएंगे, तो क्या रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों को ऐड करना है। इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर, इवन नंबर के बाद अगर ऑड नंबर आ रहा है, डिफरेंस ऑफ बोथ द नंबर्स ऑफ ऑप्टेंड, तो दोनों को माइनस कर देना है। इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर, इवन नंबर के बाद अगर एक और इवन नंबर आता है, मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट, तो मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट्स, मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट्स, और ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, ऑड नंबर के बाद इवन नंबर आता है, एट द यूनिट डिजिट ऑफ बोथ नंबर, एड यूनिट डिजिट। और एक देखा नन ऑफ द कंडीशन इज सेटिस्फाई, अगर चार में से कोई सी कंडीशन लगती है देन फाइंड द आंसर अकॉर्डिंग टू द लॉजिक यूज्ड इन द नंबर सीरीज। तो जो मैथ्स में नंबर सीरीज हम लोग सॉल्व करते हैं ना, उनमें जो लॉजिक लगता है उस लॉजिक के अकॉर्डिंग हम लोग को आंसर निकालना पड़ेगा, अगर चारों में से कोई भी कंडीशन नहीं लग पाती है तो। चलिए देखते हैं इसका क्या बनेगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है आपकी स्क्रीन पे, ये है 16 11 18, है ना, 16 और 11 इन दोनों में क्या रिजल्टेंट लगेगा, 16 है इवन, तो इवन का मतलब इन दो में से कोई कंडीशन लगेगी, इवन के बाद ऑड आ रहा है क्या, इवन के बाद ऑड आ रहा है, तो माइनस कर दो, 16 और 11 का डिफरेंस आएगा 5। अब क्या बचा 18, तो 5 और 18, 5 क्या है ऑड, या तो ये लगेगी या ये लगेगी, ऑड के बाद ऑड आ नहीं रहा, ऑड के बाद इवन आ रहा है, तो प्लस करना है यूनिट डिजिट को, तो इसकी यूनिट डिजिट 5 है, इसकी 8 है, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो गया 13। तो पहली वाली रो का रिजल्टेंट आ गया 13। ये देखने में ही खतरनाक होता है, सॉल्व करने बड़ा आसान है, ये फ्री के नंबर मिलेंगे अगर आप इनको स्किप कर दोगे तो, सॉरी अगर आप इनको स्किप करोगे तो आपके नुकसान हो जाएंगे, तो इनको अटेम्प्ट कर लेना, फ्री के नंबर मिलेंगे। 22 25, 22 25, ये इवन है, इवन वाली कंडीशन ये दो है, इवन के बाद इवन नहीं आ रहा है, इवन के बाद ऑड आ रहा है, माइनस कर दो, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 3, और पॉजिटिव डिफरेंस लेना याद रहे, 3 के बाद आ रहा है 19, ऑड और ऑड, ऑड ऑड में प्लस करना है, 3 और 19 कितना हो गया 22, हमें कितना प्रोडक्ट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड द सेकंड रो, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लीकेशन मुझे शायद टेबल नहीं आती, आती है क्या,
22 × 3 कितना होता है? 66 का 6, 6 करिए, 22 में 22, 6 28, ठीक है, 286 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड पे आते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ एक्स एंड वाई? एक्स और वाई का सम बताना है। अब यहाँ पे क्या है पता है? यहाँ पे आपकी कोई कंडीशन नहीं लगेगी इनमें से, क्योंकि 7.8 क्या है, इवन ऑड वगैरह इसमें डिफाइन नहीं करेंगे हम लोग। ये हमें एक सिंगल नंबर में चाहिए, जैसे 6 है, 6 के बाद अगर 8 होता तो क्या होता कि इवन इवन हो जाता, लेकिन ये डेसिमल पॉइंट्स में आ गए। तो इसमें आपको एक लॉजिक सोचना पड़ेगा कि 6 से 7.8 कैसे बना है। तो ज्यादा कोई हार्ड नहीं होता है, नॉर्मल बनता है। 6, 7.8 एक्स 13.182। तो 6 से 7.8 कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है 1.3 का मल्टीप्लाई हुआ है ना? तो यहाँ भी 1.3 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, या फिर 2.6 का भी हो सकता है। मतलब हो सकता है 13 का डबल 26 हो जाए, 26 का डबल सॉरी फिर 3.9 हो जाए। कंजुगेटिव भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, और सेम भी हो सकता है। तो 1.3 का ही अगर मैं करता हूँ कितना आएगा? 13 7 91, 13 8 104, 104 का 4, 10 के इधर, 13 7 91, 91 और 10 101, दो डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 10.14। अब 10.14 को अगर मैं 1.3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या इतना बनेगा? 13 7 91, 13 7 13, अच्छा चार चीजें, 13 चौक 52, 52 का 2, 5 कर इधर, 13 1 13 और 5 तेरह कम 13, 13 और 5 18, 18 का 8, एक कैरी इधर, तो एक कैरी का एक कैरी आएगा, 13 कम 13 13.182। तो लॉजिक समझ में आ गया क्या ना? क्या हो रहा है? 0.13 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 1.3 हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1.3। तो x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू आ गई 10.14। x की वैल्यू कितनी आई? 10.14। x इज इक्वल टू 10.14। लेकिन y की वैल्यू कैसे पता चलेगी? अब y की वैल्यू भी पता लगाना बड़ा समस्या काम है। आपको देखा 5, फिर y, फिर 11.25, फिर 16.875। तो आप इससे इसको सॉल्व करके देखो, इससे इसको सॉल्व करके देखो। तो क्या करूं? डिवाइड करके देखूं क्या एक बार इसको? 16.875 डिवाइडेड बाय 11.25। 3 जीरो नीचे लगा दूं और 2 जीरो ऊपर लगा दूं, 2 जीरो 2 जीरो चलेगी। मेरी मैथ्स थोड़ी सी कमजोर है यार, है ना? 2 जीरो चलेगी। 25 से चला जाएगा कि 25 से चला जाएगा कि 25 से 100, 25 चौक 100, और 25 पंजे 120, 450 आएगा। और ये 25 से 168 है, तो 25 पंजे 150, 25 छक्के 150, और 18 बचा 18 187, 25 सत्ते 175, और 25 पंजे 125, 675 जाएगा। और 25 से ये जाएगा, 25 एकम 25, और 12 बचे नहीं, 25 दूनी 50, 25 27 टाइम्स, और 18 टाइम्स ये चला जाएगा, 25 एकम 25 और 25 से 200, तो ये 9 3 जा और 9 2 जा और 1.5 आएगा। तो मतलब ये मैं कह सकता हूँ 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है इससे। अगर इसमें भी 1.5 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7.5 आना चाहिए, और 7.5 में अगर 1.5 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 11.25 आना चाहिए। तो 15 5 जर 75 का 5, 7 कर इधर, और 15 से अंजा 105, 105 और 7 112, 112 बन भी रहा है दो डिजिट के बाद, मतलब 11.25। तो मतलब ये 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 7.5 आ रही है। y की वैल्यू कितनी आ रही है? 7.5। y इज इक्वल टू 7.5। तो 10 और 7 17, और 10 और 7 17, और 5 और 1 6, 17.64। हाँ मतलब ए बन रहा है, ए इज द राइट आंसर, 17.64 बन रहा है, 17.64 इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इसमें क्या चल रहा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं क्या बनेगा। 14 16 दोनों इवन है। तो इवन और इवन में क्या होगा? मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट। तो इसकी यूनिट डिजिट 4, इसकी 6, तो रिजल्टेंट कितना बनेगा? इन दोनों को सॉल्व करके 24 बनेगा। 24 के बाद क्या है? 22। 24 22 दोनों इवन इवन है, तो इनकी यूनिट डिजिट को 4 इंटू 2 करूंगा, कितना आएगा? 8। तो पहली रो का रिजल्टेंट कितना आ गया? पहली रो का रिजल्टेंट आ गया 8 आ गया, ठीक है। 11 और 17 ऑड ऑड है, ऑड ऑड में मतलब प्लस होगा, तो 17 11 28 हो गया। 28 21 इवन ऑड, इवन ऑड कौन सी थी? इवन ऑड माइनस 28 और 21 का डिफरेंस 7, तो इसका रिजल्टेंट कितना आ गया? 7 आ गया। सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड 8 और 7 15, 15 है क्या ऑप्शन में? मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ये होमवर्क में कर लोगे क्या आप लोग? होमवर्क में कमेंट करके बता देना इसका आंसर क्या बनेगा, है ना? तो थोड़ा तो आपको मतलब ये प्रैक्टिस के लिए भी मिलना चाहिए ना, कि ये आप लोग भी खुद से कर पाओ, देखो क्या बनेगा इसका। और ये भी होमवर्क में बताना आपको क्या बनेगा। ये इसमें क्या है? इसमें कोई कंडीशन नहीं लगेगी, इसमें आपको लॉजिक सोचना है
कि 5 से 12:30 कैसे बना, और जिस तरीके से 12:30 बना होगा फिर ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। उसी तरीके से 8 से y कैसे बनेगा, y से ये कैसे बनेगा और 98 से ये कैसे बनेगा। ये आपको ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में बताना है, चौथा और पांचवा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग करोगे, कमेंट करोगे और बताओगे कि इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, थोड़े एफर्ट्स की कदर आप लोग करोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलो, अब हम करेंगे डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस को। डेटा सफिशिएंसी का तरीका सीखेंगे कैसे करना है। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी ई, कि अगर केवल स्टेटमेंट 1 से आ रहा है तो स्टेटमेंट 1 अलोन, 2 से आ रहा है तो 2 अलोन, इधर मतलब पहले से भी आए और दूसरे से भी आए, मतलब पहले से भी अलोन आ जाए एंड दूसरे से भी अलोन आ जाए, इकले इकले पहले दूसरे से आ जाए तो आंसर आ जाएगा ईदर। और दोनों को मिला के भी नहीं आए तो नीदर आएगा, और दोनों को मिला के आ जाए तो 1 एंड 2 टुगेदर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं कहानी और देखते हैं क्या बनेगा। डी का रिश्ता होता है ना जी से, क्या लगेगा डी का जी से। पहले ये देख लो डी और जी दोनों दे रखे कि नहीं दे रखे स्टेटमेंट वन में। डी भी दे रखा है, जी दे रखा है, मतलब आ सकता है इससे, और इसमें क्या है, इसमें डी है जी मतलब इससे भी आ सकता है, चांसेस है, कंफर्म नहीं है, चांसेस है। पहला स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, बी सिस्टर है एफ की, बी बहन हो गई एफ की, एफ इकलौता बेटा है ई का, एफ एकमात्र बेटा है ई का, तो ई का पिता या माँ कुछ भी हो सकती है। डी बहू है एफ की, डी बहू है एफ की, तो एफ की बहू मतलब एफ का एक बेटा, और उसकी बीवी होगी, उसके बेटे की बीवी डी, है ना। डी तभी एफ की बहू बनेगी, डॉटर इन लॉ। ए मेल मेंबर है फैमिली का, ए मुझे पता नहीं, देखेंगे ए क्या है, प्लस बनेगा मतलब मेल मेंबर। वेयर सी एंड जी आर फीमेल मेंबर, सी और जी फीमेल है, सी और जी फीमेल है, सी फीमेल और जी फीमेल। अब क्या सेंस है इस बात का, स्टेटमेंट नंबर वन से तो कोई सेंस बन ही नहीं रहा कि मैं डी का जी से बता दूं, जी तो कनेक्ट ही नहीं हो पाया। स्टेटमेंट नंबर टू सॉल्व करते हैं। ए स्पाउस है ई का, मतलब ए की शादी हो गई ई से, और ई सिबलिंग है जी का, ई सिबलिंग है, सिबलिंग मतलब मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है। एफ बच्चा है ई का, तो एफ बच्चा हो गया ई का, एंड ब्रदर है डी का, और एफ किसका ब्रदर है डी का, तो डी फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। बी स्पाउस है एफ का, तो बी क्या हो जाएगी, बी भी हो जाएगी इसकी। बी स्पाउस है एफ की और पेरेंट है सी की, तो सी यहाँ आ गया, सी का जेंडर नहीं पता। डी का बता पाओगे क्या जी से, डी का जेंडर ही नहीं क्लियर, डी का जेंडर नहीं क्लियर, कैसे बता दूंगा, तो सेकंड भी स्टेटमेंट अनफ नहीं है। दोनों को मिला दूं क्या, दोनों को अगर मैं मिला देता हूँ, दोनों भाइयों को अगर मिला देता हूँ, तो रिलेशन देखो क्या बनेगा, मुझे डी और जी से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। जी क्या है, फीमेल, जी फीमेल हो जाएगी, इसको अलग कलर से कर देना ताकि पता चले कि हमने यहाँ मिलावट की है, फैमिली में मिलावट हो रही है। जी फीमेल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ देखो स्टेटमेंट वन में दे रखा था। और सी फी से मुझे मतलब नहीं है ना, ए से मतलब, मुझे तो डी जी से मतलब है। डी क्या थी, फीमेल, डी फीमेल है, डी का पति एफ आना चाहिए, यहाँ पे पति दिख रहा है, अच्छा पति नहीं दिख रहा, अरे नहीं, नहीं बन पाएगा यार, नहीं बन पाएगा, दिक्कत हो जाएगी, देखो समस्या खड़ी हो जाएगी, मैं ज्यादा हवा में जा रहा हूँ। रुको रुको रुको, उसने बोला अगर मैं इनको कनेक्ट करता हूँ, एफ का क्या था, ये एफ का क्या था, कि डी डॉटर इन लॉ है एफ की, तो यहाँ तो डी के डी और एफ का बन गया, एफ इज द चाइल्ड ऑफ ई एंड ब्रदर ऑफ डी। यहाँ तो एफ ब्रदर हो रहा है डी का, यहाँ एफ ब्रदर हो रहा है डी का, और यहाँ पे डी डॉटर इन लॉ हो रही है एफ की। तो यहाँ तो दोनों चीज कंबाइन कर ही नहीं सकते, दोनों चीज अलग बनेंगी, दोनों चीज अलग बनेंगी। आप कैसे बता दोगे डी क्या है जी का, आप बता ही नहीं पाओगे, आप बता ही नहीं पाओगे। अगर आप दोनों डेटा कंबाइन करोगे, अगर आप दोनों डेटा कंबाइन करोगे, तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है, डी डॉटर इन लॉ है एफ की, और यहाँ क्या बनेगा, डी सिस्टर बन जाएगी एफ की। तो दोनों डेटा को कंबाइन करके तो डेटा ही बिगड़ जाएगा, फैमिली बिगड़ जाएगी बुरी तरीके से। तो चीजें नहीं हो सकती, जी का जेंडर क्लियर हो जाएगा लेकिन डी का नहीं पता चलेगा, डी क्या लगेगा जी का नहीं पता चलेगा। तो आंसर नाइदर आना चाहिए, इसका आंसर क्या आएगा, बोथ आर नॉट सफिशियंट। अकॉर्डिंग टू मी आंसर यही आएगा, और आपके अकॉर्डिंग भी यही आएगा। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। अगला दे रखा है आपको, पजल के बेसिस पे है। 7 पर्सन दे रखे हैं, एच आई जे के एलिमेंट आर लिविंग इन अ 7 स्टोरी बिल्डिंग सच दैट लोअर मोस्ट फ्लोर नंबर 1 एंड सो ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 7 एंड, ठीक है, इस तरीके दे रखा है। ओके, ठीक है, तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 बताना क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग लिव 3 फ्लोर बिलो एम, एम के 3 नीचे कौन रहता है, बता देंगे, कौन सी बड़ी बात है। अब हमें पहले ना स्टेटमेंट सॉल्व करने पड़ेंगे, इनके स्टेटमेंट वन टू जितने इतने बनेंगे देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है आई 3 नीचे है एन के, आई 3 नीचे है एन के, 1 2 3, ठीक है, आई 3 नीचे हो गया एन के, एन एडजेसेंट है के, तो एन के ऊपर भी ठीक है, दो पॉसिबिलिटी बना दूंगे, इधर हाथ के हाथ, एन के ऊपर के आ सकता है, नीचे आ सकता है और ऊपर भी आ सकता है, और 1 2 आई, ठीक है।
2% केजे में रहते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, तो 1 2 जे अपना कंफर्म यहाँ आएगा। और इसमें एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है, एन के एक आई के जे में दो ऐसे, या फिर एक और एक दो और जे ऐसे, तो इसमें 3 4 5 6 के जे में दो ऐसे, मतलब ये अभी स्टेटमेंट नंबर 1 का चल रहा है, पूरा पूरा स्टेटमेंट नंबर 1 का बनाया हुआ है ये डाटा हमने। नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव एल इज सेम एज बिलो आई, एल के ऊपर जितने थे आई के नीचे। अब इस केस स्टेटमेंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखते हो, स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखते हो, तो देखो यहाँ पे 5 लोग हो गए, 5 लोग हो गए। बोला जितने लोग एल के ऊपर उतने आई के नीचे, आई के नीचे भी जीरो है, तो एल के ऊपर अगर जीरो करने के लिए मेरे को एल सबसे टॉप पे रखना पड़ेगा। आई के नीचे अगर एक रखता हूं तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। सातवां यहाँ आएगा तो वो के के ऊपर एक हो जाएगा, तो आई को आपको सबसे बॉटम पे मानना पड़ेगा इस केस में, आई को सबसे बॉटम पे मानना पड़ेगा, और एल को सबसे टॉप पे मानना पड़ेगा। 3 4 5 6 7, आई के नीचे जीरो, एल के ऊपर जीरो। बात समझ में आ गई। और आपको द फॉलोइंगली 3 फ्लोर बिलो एम, एम यहाँ आ नहीं सकता, अच्छा एम तो कंफर्म बनेगा ही नहीं, एम यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। इसमें 3 3 6, आई के नीचे जीरो है, अगर आई के नीचे जीरो मानता हूं तो एल अपना टॉप पे आ सकता है। तो ये नहीं पता चलेगा ना, एम कहाँ आएगा यार, एम तो कहीं भी आ सकता है ना। एम अगर यहाँ आया तो, एम यहाँ आया तो एम तो पता ही नहीं चल पाएगा, एम तो पता ही नहीं चलेगा। केस डेटा मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 तो बेकार ही है, स्टेटमेंट नंबर 1 से सॉल्व करना तो अभी बेकार लग रहा है मेरे को। ये स्टेटमेंट नंबर 1 से सॉल्व करना बेकार लग रहा है, क्योंकि एम के बारे में पता ही नहीं चलेगा। अगर मैं स्टेटमेंट नंबर 2 को देखता हूँ, एम लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, एम 2 पे रखा, 4 पे रखा, 6 पे रखा, एंड 2 फ्लोर अबव एच, 2 फ्लोर ऊपर हो गया एच के, तो ये वाला तो गलत ही हो गया, ये गलत हो गया। 2 फ्लोर ऊपर हो गया एच के, एच हु लिव्स 3 फ्लोर बिलो आई, एच 3 फ्लोर नीचे आएगी, 1 2 आई और 1 2 आई, एच 3 फ्लोर नीचे हो गया आई के एग्जैक्टली बिटवीन आई एंड एन, के आई और एन के एग्जैक्टली बीच में, और एन दो ऊपर है एल के, एन दो ऊपर होगा एल के, और के आई और एन के बीच में आएगा। के यहाँ रखा तो एन यहाँ आएगा, तो के आई और एन के बीच में हो गया। के यहाँ रखा तो एन यहाँ आएगा, तो के आई और एन के बीच में हो गया, और एन यहाँ है तो एल नहीं आ पाएगा, ठीक है। के को यहाँ रखा, के आई और एन के बीच में, तो के यहीं पे आ सकता है, और एन यहाँ पे आ सकता है, लेकिन एन के नीचे एल नहीं आ पाएगा, तो ये तो केस ही गलत जा रहा है। ये देख लेंगे जरा, के आई और एन के बीच में, के को यहाँ रखा तो के और आई में एक, तो के और एन में एक आ गया, और एन के दो नीचे एल, एन के नीचे दो एल आ गए ये। तो के एग्जैक्टली बिटवीन आई एंड एन, तो के आई और एन के बीच में रह रहा है, के और आई में एक, के और एन में एक, और एन के दो नीचे एल भी आ रहा है। और उसने क्या पूछा, हु अमंग द फॉलोइंगली 3 फ्लोर बिलो एम, तो 1 2 3 पता चल रहा है, तो मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 से पता चल पा रहा है, स्टेटमेंट नंबर 2 से पता चल पा रहा है, तो आंसर होगा ओनली 2 इज सफिशियंट, ओनली 2 इज सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। केवल दूसरा सप्लीमेंट, यहाँ पे पता है क्या, एम पता ही नहीं चल पा रहा है, एम के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है, और दो लोग खाली चल रहे हैं, दो ब्लैंक भी खाली है, इसीलिए मैं केस नंबर 1 स्टेटमेंट नंबर 1 से नहीं बता सकता, तो स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट, राइट। सेवाएं आज की यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर फ्यूचर अपडेट्स एंड ऐसे ही कंटेंट के लिए। कंटेंट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपकी कोई फीडबैक हो तो मुझे जरूर बताना। एक बच्चे ने कमेंट किया था क्रिटिकल रीजनिंग के लिए, वो मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशंस में, मतलब आने वाले 1 2 दिन, 1 2 सेशन से इंक्लूड करूंगा, उनके ऊपर ही वर्क किया जा रहा है कि आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड किया जा सके क्रिटिकल रीजनिंग के सेशंस में, ठीक है। इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, इसको ज्वाइन कर लेना फॉर फर्दर फ्यूचर अपडेट्स, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, टेक केयर।